हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 44 कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन नंबर 42 कर रहे हैं 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मेट बना के ना पहले ही लिख लेते हैं कि, क्योंकि हमें पता है इसमें कौन सी चीज़ कहाँ आनी है। तो हम तीनों फॉर्मूला, तीन एक्टिविटीज़ है वो पहले लिख लेते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। फिर थोड़ा ज़्यादा गैप देके अगले लिखेंगे हम कौन सी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फिर यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर क्या आंसर करेंगे। निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे। 94,000। हाँ जी, आप इधर क्या लिखेंगे पहले तो, यहाँ आएगा ओपनिंग, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंस आपने क्वेश्चन में देखना है कि 70,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दे रखा है ओपनिंग वाला, 2012 वाला देखो आप। 70,000। हाँ जी, करंट एसेट में एक बार आप लोग देखो, करंट एसेट में सबसे डी पार्ट में लिखा हुआ है 70,000 और 94,000 लिखा हुआ है। 70,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2012 का मतलब ओपनिंग लिखा हुआ है, और 2013 का लिखा हुआ है 94,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आप याद रखो, मैंने आप लोगों को बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कुछ चीज़ें आती हैं। तो एक होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होती, लेकिन ना जो करंट इन्वेस्टमेंट होती है उसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते हैं। कभी कभार लिखा होगा आपको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, करंट एसेट के अंदर ही लिखा होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी आपकी किसके अंदर आएंगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही आएंगी। तो इसमें क्या मार्केटेबल सिक्योरिटी दे रखा है, नहीं, करंट एसेट के अंदर नहीं दे रखा। लेकिन करंट एसेट के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। तो करंट इन्वेस्टमेंट को हम क्या करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही ऐड कर देंगे। तो अब आप ओपनिंग वाले करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर दो, और क्लोजिंग वाले करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर दो। वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे, यहाँ ओपनिंग वाला आएगा, और यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। तो पहले आप बताओ मेरे को, ओपनिंग 2012 वाला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो 70,000 है, लेकिन उसमें करंट इन्वेस्टमेंट भी जोड़ेंगे। 1,34,000 प्लस 70,000 कितना हो जाएगा, 2,04,000। 2,04,000। तो ओपनिंग में कितना लिख दूँ मैं, 2,04,000। 2,04,000। ठीक है, अब क्लोजिंग वाला देखते हैं कितना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 94,000 है, और करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 है। तो 94 और 50 कितना होता है, वन लैख वन फोर्टी लैख फोर थाउजेंड 44,000। तो अब मेरे को एक बात समझ नहीं आई, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो अमाउंट होएगा दिस प्लस दिस ये आना चाहिए, पर दिस प्लस दिस तो ये कम आ रहा है। तो उसका मतलब जो फिगर आएगी इससे वो किस नेगेटिव में में चला आएगी, जाएगा। नेगेटिव में आएगी। ये फिगर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। नेगेटिव क्योंकि मैंने क्या कहा है, माइनस दिस 60,000। प्लस दिस, मैंने देखो यहाँ साइन कौन सा लगाया, प्लस। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है। तो इसमें अगर मैं कुछ जोड़ूंगा तो ये तो और बढ़ना चाहिए, तो कम हो रहा है। इसका मतलब जो ये वाली फिगर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ज़रा यहाँ कितनी फिगर आएगी कि दिस माइनस दिस हमारा ये आ जाए, माइनस 60,000। 60,000 माइनस का। जी ठीक है, सर। 60,000 अगर मैं नेट डिक्रीज माइनस, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। 60,000 अगर मैं माइनस का लिख दूँ, तो 2,04,000 माइनस 60,000 कितना होता है, 1,44,000। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन में, मैंने आपको क्या बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही आंसर पता चल जाता है कि हमारा आंसर कितना आने वाला है। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 60,000 आने वाला है। तो इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर, नेट, अगर प्लस में आएगा तो इंक्रीज लिखते हैं, माइनस में आएगा तो डिक्रीज। तो क्या लिख दूँ, नेट डिक्रीज इन इन कैश कैश एंड कैश एंड इक्विवेलेंस। कैश इक्वलेंट। तो देखो हमको पता चल गया हमारा आंसर कितने आने वाला है, 60,000। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों का जो एक्टिविटी का टोटल आएगा वो कितना आने वाला है, -60,000 आने वाला है। कितना, -60,000 आने वाला है। ये हमें पहले ही पता चल गया है। ठीक है जी। अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करने को बताया, मैंने स्टेप वाइज चलाया हुआ है आपको ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट टैक्स। बिफोर टैक्स, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस देखते हैं। तो मेरे को शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस दिख रहा है बी पार्ट में, और इसके आगे नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। तो नोट नंबर 1 हम कहाँ जाएंगे, नीचे देखेंगे। तो नीचे भी एक ही, रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक ही लिखा हुआ है सरप्लस, मतलब कि सरप्लस क्या होता है, हमारा प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेंगे। तो क्लोजिंग कितना है, 4 लाख, और ओपनिंग कितना है, 3 लाख। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना लिख दूं मैं यहाँ पर, 1 लाख। 1 लाख। लेकिन एक बार लिखने से पहले हमें देखना है कि मैंने आप लोगों को जो आइटम्स लिखवाई हुई हैं वो तो नहीं दे रखी इसमें, क्या क्या होती है उसमें, बताओ ज़रा। तीन या चार आइटम लिखवाई थी, बताओ क्या क्या थी। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या क्वेश्चन में दे रखा है कहीं पे, नहीं दे नहीं रखा। सर। क्या इंटरिम डिविडेंड दे रखा है, नहीं दे रखा सर। नहीं दे रखा। और भी क्या क्या लिखवाया था, रिजर्व। कोई और रिजर्व वो दे रखे हैं क्या, नहीं दे रखे। तो नहीं और सर। कुछ भी नहीं है, एक बार ना नज़र मार लेनी है। जो मैंने आपको लिस्ट लिखवाई है ना कि एनपीबीटी में क्या क्या आता है, उनमें से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो फिर हम सीधा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इसी का ही लिख देंगे। 4 लाख माइनस 3 लाख कितना आ जाएगा, 1 लाख। 1 लाख रुपीज़ हमारा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हम कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे बताया हो मैंने, अगला स्टेप, बैलेंस शीट की स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे और वहां से अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर बैलेंस शीट में कौन सा, आवाज़ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, ये 1 लाख ऐसे आया, नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस लिखा है ना, तो वो 4 लाख क्लोजिंग माइनस 3 लाख जो ओपनिंग है, तो 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख रुपए आया। ठीक है, सरप्लस दे रखा है नीचे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में देखो नीचे सरप्लस दिया हुआ है जो प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख रुपए आ गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है जी, 1 लाख रुपए आ गया। अब हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से, शेयर कैपिटल से, जो सबसे ऊपर दे रखा है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल पहले कितनी थी, 6 लाख थी, अब कितनी हो गई, 8 लाख रुपए। तो कहाँ आएगा शेयर कैपिटल, 2 लाख रुपए जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। क्या लिखूँ यहाँ पर, प्रोसीड ऑफ प्रोसीड्स, इशू ऑफ शेयर्स। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल। हमें कैसे पता चला कि शेयर कैपिटल इशू हुई है, क्योंकि पहले 6 लाख थी और अब 8 लाख हो गई। तो इसका मतलब हमने 2 लाख के शेयर और इशू करे होंगे, और जब हमने 2 लाख के शेयर इशू करे होंगे तो हमारे पास कैश आया होगा या गया होगा, हमें क्योंकि कैश को देखना है, आया होगा सर। कैश का इनफ्लो हुआ होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 2 लाख वाली फिगर आएगी वो किस में लिखूंगा, प्लस में लिखूंगा। हमने इस चैप्टर में क्या देखना होता है, इस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने क्या देखना होता है कि कैश आया है या गया है। जो हमने यहाँ आइटम लिखे कि भाई शेयर इश्यू करें हमने, तो उस समय ये देखना है कैश का क्या हुआ होगा, कैश आया होगा या गया होगा। तो इसमें क्या हुआ होगा, कैश आया होगा। तो शेयर कैपिटल वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अगला है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का हम कर ही चुके हैं। यहाँ पर 1 लाख रुपए कैसे आया वो अभी हमने बताया था, 4 लाख माइनस 3 लाख। तो हमारा शेयर होल्डर्स फंड वाला पार्ट खत्म हो गया। अगला आ गया नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई। तो पहले 1,50,000 की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी और अब 1 लाख रुपीज़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो इसमें क्या करेंगे अब, सर फाइनेंसिंग में आएगा, माइनस में पैसे दिए होंगे हमने। वेरी गुड। पहले हमने 1.5 लाख का लोन लिया हुआ था, अब हमने 1 लाख का लोन लिया हुआ है। इसका मतलब हमने 50,000 के लोन वापस कर दिया होगा ना। मतलब ये आप ऐसे समझ लो कि मैंने पहले हिमांशु के 1.5 लाख रुपए देने थे और अब 1 लाख रुपए देने हैं। साल की शुरुआत में 1.5 लाख देने थे और साल के एंड में 1 लाख रुपए देने हैं। तो ऐसे कम कैसे हो गया, वो ऐसे हुआ होगा कि मैंने हिमांशु का 50,000 का लोन चुका दिया होगा। तो जब मैंने लोन चुकाया होगा तो पैसे आए होंगे या गए होंगे, गए होंगे, कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो फिगर लिखेंगे वो नेगेटिव में लिखेंगे। तो क्या लिखूँ, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एलटीबी, आपने नहीं लिखना, आपने एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और ये हमारा आ गया 50,000 नेगेटिव में, क्योंकि कैश गया है, इसमें कैश का आउटफ्लो हुआ है। अगला आते हैं करंट लायबिलिटी लिखी हुई है। करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स हमारे होते हैं क्रेडिटर्स।
तो पहले हमने लोगों के 48,000 देने थे और अब हमने 40,000 देने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ होगा? पहले हमने लोगों के 48,000 देने थे और अब 40,000 देने हैं, तो आप लोग बताओ कि कैश का इनफ्लो हुआ होगा या कैश का आउटफ्लो हुआ होगा? सर आप ये कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो? मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 44 बताया ना। तो सर उसमें तो वैल्यूज है ही नहीं है जो आप बोल रहे हो। हाँ जी, क्रेडिटर्स में हम बात कर रहे थे कि क्रेडिटर्स पहले 48,000 थे और अब 40,000, तो पहले हमने लोगों के 48,000 रुपीज़ देने थे और साल के एंड में 40,000 देने हैं, तो इससे कैश का आउटफ्लो होगा या इनफ्लो हुआ होगा? आउटफ्लो सर। आउटफ्लो कैसे? क्योंकि पहले हमने किसी के 48,000 देने थे और अब 40 देने हैं, तो कम कैसे हो गए? क्योंकि हमने 8,000 रुपये रीपेमेंट। दे दिए होंगे। तो ये कहाँ आता है? करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी कहाँ आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग। आती हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह बना डिक्रीज के इन यहाँ ट्रेड लिख पेबल। देंगे माइनस में क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन डिक्रीज। ट्रेड पेबल। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने रुपए? 8,000 रुपये, 8,000। 8,000। और इसको लिख देंगे नेगेटिव में। ठीक है जी, 8,000 लिख देंगे नेगेटिव में। उसके बाद हमारी लाइबिलिटी साइड ख़त्म हो गई। अब हम आते हैं एसेट साइड्स में। एसेट साइड में सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट दिया हुआ है। तो टेंजिबल एसेट जो हमारी पहले थी वो थी 5,60,000 और अब है 8,50,000। तो इसका क्या मतलब निकल कर आता है आप लोगों की समझ में जो आ रहा है, क्या मतलब है इसका? सर खरीदे होंगे तो पैसे गए होंगे। ठीक है, वेरी गुड। इसका मतलब पहले हमारे पास 5,60,000 की एसेट्स थी, अब 8,50,000 की एसेट्स हैं। दैट मीन्स कि हमने इस साल और टेंजिबल एसेट्स परचेज करी होंगी। तो जब हमने टेंजिबल एसेट्स परचेज करी होंगी तो उससे हमारा कैश का क्या हुआ होगा? कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। तो पहली बात तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, परचेज ऑफ मशीनरी, सॉरी परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट या फिर मशीनरी। तो इसमें परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट लिखे है तो हम भी यही वर्ड यूज़ करेंगे, परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स। तो कितने रुपए की एसेट्स परचेज करी हैं? 2,90,000। 2,90,000 सर। तो 2,90,000 की एसेट्स परचेज करी हैं तो कैश गया होगा, तो इसलिए लिखेंगे 2,90,000 आउटफ्लो में, मतलब कि नेगेटिव में, क्योंकि हमने इतनी एसेट परचेज करी होंगी तो कैश गया होगा। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में हमने ये नहीं देखना कि हमने मशीनरी परचेज करी है तो मशीनरी आई है, हमने देखना उस मशीनरी के आने से कैश का क्या हुआ होगा। तो उससे कैश गया होगा, कैश गया होगा तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आ रहा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट तो मैंने आपको बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, बट नॉन करंट एसेट ऐसा नहीं होता। नॉन करंट एसेट तो आपकी कहाँ आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। तो अब देखते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या हुई है। पिछले साल 1,60,000 की थी, इस साल 2,32,000 की है। तो हमने क्या करा होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी? परचेज करा होगा सर, और आउटफ्लो हुआ परचेज होगा। करी होगी इस साल। तो परचेज करी होगी तो कैश का क्या हुआ होगा? कैश का आउटफ्लो, आउटफ्लो आउटफ्लो होगा। 72,000। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट NCI करके लिख दिया मैंने। और अमाउंट कितना आएगा? 72,000। 72,000। 72,000 ये भी आएगा नेगेटिव में, 72,000 नेगेटिव में आएगा ये। ठीक है जी। तो ये भी नेगेटिव आ गया। उसके बाद हमारी नॉन करंट एसेट्स ख़त्म हो गई। अब नॉन करंट एसेट्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉन करंट एसेट्स वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं करंट एसेट्स पे। तो करंट एसेट्स में हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, हाँ, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जा चुकी हैं। उसके बाद हम आते हैं इन्वेंट्री पे। अब इन्वेंट्री में आप लोग सोचो ज़रा क्या होगा, एक बार देखो आप लोगों ने हाँ इन्वेंट्री का सर, क्या हुआ। इन्वेंट्री पहले हमने कितनी बेची है थी? सर। पहले इन्वेंट्री थी 82,000 की, 82,000। अब है 76,000 की। दैट मीन्स कि कम हो गई इन्वेंट्री। इसका मतलब इन्वेंट्री कम कैसे होगी? क्योंकि हमने बेची होगी। जब इन्वेंट्री बेची होगी तो हमारे पास कैश क्या हुआ होगा? कैश आया होगा। आया होगा तो इनफ्लो। कितने रुपए का कैश आया? 6,000 रुपये का। तो कैश का इन्फ्लो हुआ है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और ये आपको पता है कहाँ आता है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ कहाँ आती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। डिक्रीज तो इन यहाँ लिखेंगे इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितने? 6,000 रुपये। तो कैश का क्या हुआ है? इनफ्लो हुआ है, इसलिए क्या होएगा? प्लस में आएगा। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब कि डेटर्स। पिछले साल हमने लोगों से 92,000 लेने थे और इस साल लोगों से 38,000 लेने हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? उन्होंने पैसे दे दिए होंगे। पैसे हमने उनसे ले लिए होंगे, हमारे पास इस साल कैश आया होगा। क्योंकि पिछले साल लोगों से इनफ्लो सर। 92,000 लेने थे
और अब 38,000 लेने हैं। इसका मतलब कैश का क्या होगा, इनफ्लो, उन्होंने पैसे दे दिए होंगे तभी तो मेरे डेटर्स कम हो गए। तो मैं यहाँ पर इसको भी क्या करूँगा, प्लस में लिखूँगा, प्लस डिक्रीज इन डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो अब मेरा क्वेश्चन लगभग 80 ख़त्म हो गया है। 54,000। हाँ अभी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लगभग मेरा ख़त्म हो गया है, इतना गैप बच गया, यहाँ पे भी इतना गैप बच गया, कोई बात नहीं। छोटा नहीं बनना चाहिए अकाउंट, छोटा बन गया तो फिर उसको लिखने में दिक्कत है, यहाँ छूट गया कोई बात नहीं। टीचर को भी पता होता है भाई एकदम से कैसे एकदम बच्चा जो है बिल्कुल परफेक्ट बना देगा। तो अगर छोड़ा मतलब स्पेस बच भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हाँ जी, कितना अमाउंट है ट्रेड रिसीवेबल वाला, 54,000। 54,000। अच्छा ठीक है, 54,000 ये आ जाएगा प्लस में। ठीक है जी, क्वेश्चन हो गया फिनिश। बस अब हमने कैलकुलेशन करनी है और हमें पता चल गया कि इसका टोटल, इनका टोटल और इनका टोटल, इन तीनों का जो बाहर टोटल लिखूंगा वो कितना आना चाहिए, -60,000 आना चाहिए, तभी मेरा आंसर सही है, वरना हमने गलती करी है। चलो अब देखते हैं कितना आंसर किसका आ रहा है। पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो 1,52,000 आ जाएगा। 1,52,000। 1,52,000 प्लस में आ रहा है, ये 1,52,000 प्लस में आ रहा है। प्लस में आ रहा है तो क्या लिखूंगा यहाँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये आ गया। अब बात करते हैं इसकी, ये आ रहा है नेगेटिव में, माइनस में पहले दिख थ्री रहा लैख है, सिक्सटी टू थाउजेंड 3,62,000 माइनस में आ रहा है ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है जी। अब आते हैं इस पे, ये आ रहा है 1,50,000 फिफ्टी प्लस में, थाउजेंड प्लस में आ रहा है ये। तो यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखते हैं क्या इन तीनों का टोटल 60,000 नेगेटिव में आ रहा है, तो 1,52,000 और 1,50,000 ये होता है यस सर 3,02,000। इन दोनों का टोटल जो है ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल प्लस में आ रहा है 3,02,000 और इन्वेस्टिंग का आ रहा है नेगेटिव में 3,62,000। तो 3,62,000 में से 3,02,000 जाएंगे तो नेगेटिव का 60,000 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। अब इस क्वेश्चन में किसी को जो डाउट है तो वो पूछ लो। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो जनरली आ जाती है एग्ज़ाम में, वो है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स की सुनो सबसे पहले, इसमें क्या करेंगे, ये ना कभी कभार तो एडजस्टमेंट भी आती है इसकी, कभी कभार एडजस्टमेंट नहीं आती, सिर्फ बैलेंस शीट में दिया होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे बैलेंस शीट दे रखी है आपको 2 सालों की, ठीक है, और आपको करंट लायबिलिटी में दे रखा है, करंट लायबिलिटी में दे रखा है प्रोविज़न फॉर टैक्स, यहाँ लिखा होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स। ठीक है, ये है 2020 और ये है 2019 मान के चलो, ऐसे लिखा है, ठीक है। और प्रोविज़न फॉर टैक्स दे रखा है, यहाँ दे रखा है 50,000, यहाँ दे रखा है 40,000। अब इसका क्या करेंगे ज़रा समझना, क्या कर रखा है, एक जगह दे रखा है 50,000 करंट ईयर में और प्रीवियस ईयर में दे रखा है 40,000। तो और एडजस्टमेंट नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया हुआ है और ये अमाउंट दे रखे हैं। अब इनका क्या करोगे, क्योंकि अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन करे हैं विदाउट एडजस्टमेंट वाले, तो उनमें प्रोविज़न फॉर टैक्स नहीं आया, बट मान के चलो आ गया, ऐसे आ गया जैसे क्वेश्चन दे रखा है। तो आप मुझे बताओगे, मैंने जो क्लास में आपको बताया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ज़रा उसमें देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो जो चीज़ें प्लस माइनस बताई थी मैंने, उसमें क्या मैंने प्रोविज़न फॉर टैक्स लिखवाया था। तो उसमें मुझे आप देख के अगर आप बताओगे तो आप लोग बता सकते हो कि इस 50 या 40 का क्या करेंगे, अगर आप लोगों को किसी को याद है तो। नेट यस सर प्लस प्रॉफिट करेंगे बिफोर, सर प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से वाले को, मैंने उसके आगे कुछ ब्रैकेट में लिखवाया था। करंट ईयर वेरी गुड, तो इसमें करंट ईयर कौन सा है, 50,000 या 40,000, 50,000। 50,000। तो इसका मतलब इसकी इस क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया तो आप इन दोनों का क्या करोगे, जनरली अभी हम क्या करते हैं, जितने भी हमने अभी अब क्वेश्चन करते हैं उसमें इन दोनों को माइनस करते हैं ना। अभी हमने जैसे शेयर कैपिटल करा तो 2 लाख और 1 लाख, 8 लाख और 6 लाख था तो 2 लाख कर दिया, या वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी तो उसको 1.5 लाख -1,50,000 कर दिया। तो यहाँ हम माइनस तो कर नहीं रहे,
हम 10,000 तो कर नहीं रहे, तो 50,000 को हम कहीं ले जा रहे हैं, तो इस 40,000 को भी कहीं ले जाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस तो ले नहीं रहे ना हम इसका। तो ज़रा समझना क्या करेंगे। अभी एक तो इसका देखो 50,000 का क्या करेंगे, जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप क्या लेते हो, सरप्लस लेते हो ना। सरप्लस में क्या लेते हो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अभी पिछले क्वेश्चन में लिया था ना हमने, 4 लाख माइनस 3 लाख लिया था, तो 1 लाख आ गया था। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेते हो, जो भी दे रखा होगा, तो उसमें आप ऐड करोगे किसको, इस 50,000 को। क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, और ब्रैकेट में मैं बता रहा हूँ करंट ईयर वाला, तो कितना है 50,000। ये आप प्लस करोगे, तो जो भी ये अमाउंट आएगा ये आप कहाँ लिख दोगे, जो हमने अभी क्वेश्चन करा था ना, जैसे ये वाला, ये करा था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर जैसे ये आया था, फिर कौन सा अमाउंट आएगा, ये वाला आएगा, जो ये सरप्लस और इसमें जोड़ के जो आएगा वो अमाउंट फिर यहाँ आएगा, जो अभी हमने यहाँ 1 लाख लिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 50,000 तो चला गया यहाँ पर। अब इस 40,000 का क्या होगा, ज़रा ये समझते हैं। मैंने आप लोगों को जब अभी क्वेश्चन कराया था ये वाला, या पिछला जो क्वेश्चन कराया था, उसमें आप लोगों को याद है, मैंने यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर ये, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन में दे रखा हो, इससे ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऊपर यहाँ पर माइनस टैक्स लिखते हैं, माइनस टैक्स पेड। याद है पिछले क्वेश्चन में करा था शायद, या मैंने बताया था माइनस टैक्स पेड। तो हम जो जब कैश फ्लो का क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं ना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सबसे ऊपर, तो इसमें सबसे लास्ट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखेंगे या और चीज़ें लिखेंगे, तो उसके बाद सबसे नीचे यहाँ लिखते हैं टैक्स पेड, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो। मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया था इन सब का, तीनों का, तो उसमें मैंने आपको टैक्स पेड भी लिखवाया हुआ है। तो ये जो 40,000 है ना, ये टैक्स पेड होता है। ये क्या होता है, टैक्स पेड होता है। 40,000 रुपये क्या होता है, टैक्स पेड होता है, तो ये यहाँ आएगा। 50,000 कहाँ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होएगा, और प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो 40,000 क्या होएगा, टैक्स पेड होएगा। ऐसा क्यों होता है भी सुन लो, ये तो मैंने रटवाने वाला तरीका बता दिया कि हाँ भाई इसको टैक्स पेड मान लो, यहाँ लिख दो, इसको प्रोविजन फॉर टैक्स को यहाँ प्लस कर दो। ऐसा क्यों होता है, ज़रा सुन लो मेरी बात। अब जो पिछले साल का हमने प्रोविजन बनाया होता है ना, वो इस साल हमने पे करा होगा। आप मुझे बताओ, जैसे अभी मैं 31 मार्च तक बिजी था अभी अपने ऑफिस में, ठीक है, तो क्या हुआ, अकाउंट्स बनाए हमने, वो तो हमें 31 मार्च के बाद पता चला ना कि हमारा कितनी इनकम हुई, उसके बाद हम टैक्स पे करते हैं। तो प्रोविजन हमने पिछले साल बनाए थे, लेकिन पे तो इस साल करेंगे ना। अब जैसे मान के चलो कोई और कंपनी लगा लो, उस कंपनी ने क्या करा, 31 मार्च को अपना प्रॉफिट निकाला पूरे साल में जो उसने बनाया। कब निकाला, 31 मार्च को बैलेंस शीट P&L बनाया, तो उसको पता चला कि हमारा जो है वो इतना प्रॉफिट बना। तो क्या 31 मार्च को गवर्नमेंट को पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कब करेंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में। जैसे अब ये अप्रैल में नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, तो अब टैक्स पे करा जाएगा ना पिछले साल का, पिछले साल का जो प्रॉफिट हुआ उसका टैक्स अब पे करा जाएगा। तो इसलिए पिछले साल का जो प्रोविजन बनाया था उसको पे तो हमने कब करा होगा, इस साल करा होगा। इस साल जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं इस साल का, तब हमने ये 40,000 पे करे होंगे जो पिछले साल हमने प्रोविजन बनाया था। ऐसे आप खुद सोचो, 2020 में हमने जो 50,000 प्रोविजन बनाया है, इसको पे कब करेंगे, 2021 में करेंगे। तो इसलिए जो पिछले साल का प्रोविजन ये बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो पे तो इस साल होता है ना। इसलिए कैश का आउटफ्लो तो इस साल हुआ होगा 40,000 का, तो इस साल हमने टैक्स पे करा है, तो इसलिए 40,000 यहाँ नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि टैक्स पे करा है, तो 40,000 का कैश का आउटफ्लो हुआ होगा। और यहाँ 50,000 प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि हमने प्रोविजन बनाया है, एक्चुअल में पे तो नहीं करा ना, हमने अपने प्रॉफिट कम कर दिए थे। लेकिन क्या एक्चुअल में कैश गया होगा, जब हम प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं, तो क्या एक्चुअल में कैश चला जाता है, नहीं, हम तो अपने प्रॉफिट कम कर देते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं उसको, इसलिए प्लस कर रहे हैं। जैसे डेप्रिसिएशन को आप प्लस क्यों करते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्चुअल में आपने पे नहीं करा होता है। ऐसे अगर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है इस साल 50,000 रुपये का, तो एक्चुअल में आपके हाथ से कैश थोड़ी गया होता है। तो इसलिए अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं। क्लियर हुई बात, इस साल वाला प्लस करेंगे और पिछले साल वाला माइनस करेंगे, क्योंकि पिछले साल का जो प्रोविजन बनाया होगा पे तो आप इस साल करोगे ना। 31 मार्च को तो आप प्रॉफिट निकालते हो, 31 मार्च को चले जाओगे रात को बैंक में सरकार को टैक्स देने, या अगले फाइनेंशियल ईयर में जाओगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में जाओगे। इसलिए प्रीवियस ईयर के प्रोविजन को इस साल पे करते हैं, इस साल पे करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होएगा, और इस साल जो प्रोविजन बनाया है उसको अगले साल पे करेंगे। लेकिन इस साल क्या करेंगे, उसका प्रोविजन बनाया है लेकिन एक्चुअल में तो कैश गया नहीं, इसलिए लेकिन हमने अपने प्रॉफिट तो कम कर लिए थे, तो वापस क्या कर देंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे।
क्लियर है इसको? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, जो मैंने ये वाली प्रोविजन फॉर टैक्स का बताया अभी मैंने विदाउट एडजस्टमेंट बताया कि अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दे रखा हो इनको तो कैसे करेंगे। हाँ जी, प्रोविजन फॉर टैक्स में विद एडजस्टमेंट देखते हैं क्या होगा। मान के चलो बैलेंस शीट में आपको दे रखा है, ये बैलेंस शीट हो गई 2020 हो गया, ये 2019 हो गया, और यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ठीक है ना। यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स वही दे रखा है 50,000 और 40,000, ठीक है, यही दे रखा है। और नीचे एडजस्टमेंट लिखी है। अब देखो एडजस्टमेंट दो तरीके से आ सकती है, तीसरी एडजस्टमेंट नहीं बनती इसकी। या तो क्या लिखा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। पहले इसका ही समझ लेते हैं। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है और अमाउंट लिखा होगा, ले लेते हैं अमाउंट ले रखा है 70,000, तो क्या होगा पहले यही समझ लेते हैं। फर्स्ट मैंने आप लोगों को जो ये बताया था इसमें क्या था, ये पेड था ना, 40,000 क्या था, पेड था, और ये 50,000 क्या था, ये इस साल का मेड था, मतलब कि इस साल इतना बनाया था। ये क्या था, पेड था, पिछले साल का जो बनाया था वो इस साल पे करा था 40,000, और जो 50,000 है वो इस साल का मेड था, वो इस साल मेड हुआ था, मतलब इस साल बना था। तो यहाँ पर हमको ऊपर तो फिगर दे रखी है 40 और 50,000, लेकिन एक्चुअल जो फिगर है ना प्रोविजन फॉर टैक्स जो मेड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो 70,000 है। पहले तो हमने 50 बना लिया, लेकिन बाद में हमें लगा नहीं यार 50,000 तो कम हो जाएगा, इस साल हमारा ज़्यादा प्रॉफिट लग रहे हैं, हमें लग रहा है इस साल हमने ज़्यादा कमाया है, तो हमको जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना चाहिए वो 70,000 बनाना चाहिए, 50,000 नहीं। तो इस वर्ड पे आपने ध्यान देना है, क्या लिखा है, पेड या मेड, क्या लिखा है, इस पे ध्यान देना है, ठीक। हाँ जी, प्रोविजन इस वर्ड को ध्यान रखना, मेड लिखा है, ठीक है। अभी दूसरे में कुछ और लिखा होगा, अभी आप मेड रखना ध्यान, दो ही चीज़ें होती हैं, पेड और मेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है 40,000 और 50,000, लेकिन नीचे लिख दिया प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये एडजस्टमेंट ही तो हो गई। तो उस केस में आप क्या करोगे ज़रा सुनना आप। ऐसे केस में जब एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा तो आपको ना लेजर बनाना पड़ेगा, किसका, प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या बनाओगे आप, लेजर बनाओगे, ये आपका लेजर बन गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स जो है मैंने कहाँ बताया था, कहाँ लिखा होगा, करंट लाइबिलिटी में लिखा होगा या मैक्सिमम नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स ना आपको प्रोविजन उसमें दे रखा होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं ना बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, उनमें दे रखा होगा। तो मुझे बताओ इनका अगर मुझे बी डी सी डी लिखना है तो किस तरफ बी डी लिखूँ, किस तरफ सी डी लिखूँ, जरा मुझे कोई बताएगा लेजर में इनका सर बी डी बीडी किस तरफ। हाँ स्काई साइड रखेंगे बीडी। वेरी गुड, बाय बैलेंस बीडी इस तरफ लिखूंगा क्योंकि ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है, और प्रोविजन फॉर टैक्स एक ये लायबिलिटी लाइबिलिटी है। है। तो बैलेंस बीडी कितना लिख दूं यहाँ पर, 40,000, और यहाँ क्या लिख दूं, टू बैलेंस सी डी कितना, 50,000। ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, बीडी लिखते हैं ओपनिंग के लिए और सी डी लिखते हैं क्लोजिंग के लिए। तो 40,000 और 50,000 हमने लिख दिया, ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझो, हमें क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है, या तो मेड होगा या पेड होगा। तो अभी आप मुझे तो मेड किस तरफ लिखूं या पेड किस तरफ लिखूं, पेड किस तरफ आएगा, अच्छा अगर मैं टैक्स पे करूंगा तो किस तरफ लिखूं। आप मुझे तो टैक्स पे डेबिट। करने की एंट्री क्या होगी आपके हिसाब से, मुझे तो टैक्स पे करने की एंट्री क्या होगी, कैश जाएगा हमारे पास से, तो एंट्री होगी लायबिलिटी खत्म होगी प्रोविजन हमारी। फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होगी ना, जब कैश पे जब टैक्स पे करूंगा तो प्रोविजन फॉर टैक्स यस अकाउंट सर। डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये पेड तो है नहीं, क्या है ये, मेड है, मतलब कि मैंने मेड तो और सर प्रोविजन, क्रेडिट साइड आएगी। मतलब मैंने और प्रोविजन बनाया है, और प्रोविजन बनाऊंगा तो मेरी क्रेडिट साइड बढ़ेगी ना, क्योंकि अगर मैं अपनी लायबिलिटी और बढ़ाऊंगा तो क्रेडिट साइड में आएगी। तो इस तरफ हम लिख देंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट नहीं कहते कंपनी में, क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, ठीक है। तो कितना बोला इस बार बनाने को, और 70,000, तो कितना बनाएंगे, 70,000 बनाएंगे। तो यहाँ का टोटल कितना आ गया, 1,10,000, और यहाँ का कितना आ गया, 1,10,000। तो अब ये मैच तो करा नहीं, तो इधर कितना आएगा, 60,000। तो ये क्या होगा जो टैक्स हम इस पेड साल आएगा क्या ये। करेंगे, टू कैश अकाउंट, मतलब इतना हम और पे करेंगे इस साल बैलेंस। टैक्स, इतना कितना टैक्स। अब आप ये समझो, जब आपको एडजस्टमेंट दे रखी होगी ना, जब आपको एडजस्टमेंट दे रखी होगी तो आपका ये बैलेंस बीडी और सीडी बेकार हो गए, बैलेंस बीडी और सीडी क्या हो गए, बेकार हो गए। जब आपने उनको लेजर में लिख दिया तो वो ख़त्म हो गए।
तो अब ये वाले अमाउंट 40,000 और 50,000 अब कहीं नहीं आएंगे। ऊपर वाले में क्या हुआ था, 40 आया था टैक्स पेड में और 50,000 आया था एनपीबीटी में, मेड वाले में। लेकिन जब आपको एडजस्टमेंट आ जाएगी तो आपके ये 40 और 50,000 मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ये कहीं नहीं आएंगे, ये लेजर में आ गए ना, आपने लेजर बनाया और ये लेजर में आ गए, खत्म। अब हम बात करेंगे 70,000 की और 60,000 की, ये दोनों कहाँ जाएंगे। तो याद रखना है जो एसपीएल वाला होता है, जो मेड है, मेड वाला कहाँ आना चाहिए और पेड वाला कहाँ आना चाहिए, आप लोग ही मुझे बताओ। अब क्या करूँगा मेड वाले को और पेड वाले को, इस 70,000 को तो यहाँ ले जाऊँगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का है इसको मेड भी कहते हैं। तो अब यहाँ कितना आ जाएगा, 70,000 आ जाएगा। और इस 60,000 का क्या मतलब है, पेड, टैक्स पेड तो में लेके टैक्स जाएंगे पेड में 50 आ को जाएगा माइनस। 60,000। बात समझ आई मेरी। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो ये पेड होता है और ये मेड होता है। पेड तो पे कर देंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और मेड क्या होगा यहाँ प्लस हो जाएगा, और इसके इनके रीज़न मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दी एडजस्टमेंट तो ये दोनों कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं आएंगे, ये दोनों लेजर में चले जाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग में। और फिर अगर क्वेश्चन में मेड दे रखा है तो 70,000 यहाँ लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगी पेड वाली। और अगर क्वेश्चन में पेड दे दिया, मान के चलो यहाँ पेड लिखा होता 70,000, तो हम 70,000 यहाँ लिख देते और फिर बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती मेड की। कहने का मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग तो यहाँ लिख देंगे और फिर ये कहीं नहीं आएंगे। फिर आपके पास दो फिगर निकल कर आएंगे, एक तो क्वेश्चन में दे रखी होगी और एक आपकी पेड निकल आएगी। अगर पेड दे रखी होगी तो यहाँ लिख देना मेड निकल आएगी, और अगर मेड दे रखी होगी तो पेड की बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। और फिर ये दो अमाउंट जाएंगे, फिर कहीं पे जाएंगे, ये ओपनिंग और क्लोजिंग वाले तो कहीं नहीं जाएंगे। अब कौन से जाएंगे, एसपीएल वाला जो होगा क्रेडिट साइड में वो मेड होएगा। मेड मतलब वो हमेशा कहाँ आएगा, सरप्लस में, यहाँ प्लस हो जाएगा एनपीबीटी में। और जो डेबिट साइड में आएगा पेड वाला, वो हमेशा ऑपरेटिंग में यहाँ पर लेस हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब हम मैं फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग बता रहा हूँ आपको। फिक्स एसेट के रिगार्डिंग जो आपकी एडजस्टमेंट बनेगी, आपको बैलेंस शीट दी होगी, ये बैलेंस शीट दे रखी, इसमें आपको नॉन करंट एसेट में दे रखी होगी, मान के चलो फिक्स्ड एसेट या मशीनरी लिखी होगी, फिक्स्ड एसेट या मशीन कुछ भी लिखा होगा, तो मान के चलो लिखा है फिक्स्ड एसेट लिखा है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट लिखा है, ये 2019 है और ये 2020 है। मान के चलो आपको फिक्स्ड एसेट दे रखी हैं, यहाँ दे रखी है 20 लाख और यहाँ दे रखी है 25 लाख। ठीक है, 20 लाख और 25 लाख दे रखी है। ठीक, फिक्स्ड एसेट। नीचे एडजस्टमेंट लिखी है, नीचे एडजस्टमेंट लिखी है इसके रिगार्डिंग, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन या अ फिक्स्ड एसेट कुछ भी लिख देगा वो, कॉस्टिंग ₹50,000, ठीक है, सोल्ड फॉर ₹15,000। कह रहे एक मशीन थी आपकी जो कि 50,000 की थी, जिसकी कॉस्ट आपकी, और आपने उसको बेच कितने की दी, 15,000 की बेच दी। और आपको ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस रखे हैं फिक्स एसेट के, क्योंकि मशीन एक फिक्स एसेट होती है तो इसके अंदर ही होंगी ये वाली 50,000 की मशीन भी। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना होगा आपको, इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अब हम लेजर बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट का हम लेजर बनाएंगे। अब इसके बैलेंस बीडी और सीडी कहाँ आएंगे, किस तरफ लिखूं, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, बीडी कहाँ लिखूं और सीडी कहाँ लिखूं फिक्स्ड एसेट के, बताओ जरा, बीडी और सीडी किस तरफ लिखूं, जल्दी डेबिट बताओ। साइड, सीडी क्रेडिट साइड। वेरी गुड। टू बैलेंस बीडी 20 लाख आ जाएगा डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आ जाएगा 25 लाख रुपए। कोई और बोल नहीं रहा, सिर्फ हिमांशु बोल रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद सबको पता होगा, इसलिए कोई नहीं बोल रहा कि बीडी और सीडी यहाँ क्यों आएंगे, क्योंकि 11th में आपने बेसिक में सीखा होगा। ठीक है, एसेट का डेबिट साइड बैलेंस फेवरेबल बैलेंस होता है इसलिए, और लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड फेवरेबल बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में बीडी आता है और एसेट साइड में डेबिट साइड में। बड़ी बेसिक सी चीज़ है, शायद सबको आती है इसलिए कोई बोलता ही नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या करना है। अब इसमें लिखे अ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड फॉर ₹15,000। तो
तो आप मुझे बताओ, एक मशीन जो कि 50,000 की थी वो कितने की बेच दी? 15,000 की बेच दी। तो अगर मैंने मशीन सेल करी है तो किस तरफ लिखूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? अगर मैंने मशीन सेल करी है तो, और किस नाम से लिखूं? 11th क्लास का बेसिक क्रेडिट। क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या लिखूं मैं? डेप्रिसिएशन चैप्टर में बनाते थे ना मशीन अकाउंट आप लोग, मशीन सोल्ड करते थे, किस तरफ लिखते थे, डेबिट में या क्रेडिट में? और अगर याद नहीं है तो बना के देख लो, जर्नल एंट्री बना लो और लिख दो। किस तरफ लिखेंगे मशीन सोल्ड करेंगे तो? फिक्स एसेट सोल्ड करेंगे तो किस तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड। वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यही तो एंट्री करते थे। और कितने की बेची है? 15,000 की। क्या मुझे 35,000 का लॉस नहीं हुआ? 35,000 का लॉस हुआ है मुझे, क्योंकि 50,000 की मशीन मैंने 15,000 की बेच दी। तो लॉस किस तरफ लिखूं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? 11th में कहाँ लिखते थे आप जब डेप्रिसिएशन चैप्टर करते थे? यहाँ लिखोगे लॉस बाय क्रेडिट साइड। एसपीएल। बाय एसपीएल। एसपीएल मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जैसे होता था, तो एसपीएल हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कि P&L अकाउंट हमारा। और कितने का लॉस हुआ है? 35,000 का। अब आप एक बात देखो, अब आप टोटल करो तो इस साइड का टोटल कितना आएगा? 25,50,000। इधर भी लिख देंगे 25,50,000। तो इधर डिफरेंस आ रहा है, मतलब बैलेंसिंग फिगर आ रही है कितनी? 5,50,000 रुपये फिगर आ रही है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये क्या होएगी आप लोगों के हिसाब से? डेप्रिसिएशन। 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 डेप्रिसिएशन इस तरफ लगता है? एक डेप्रिसिएशन मिनट आप सर, 11th इवन क्लास में वैल्यू। लगाते थे, इस तरफ लगाते थे डेप्रिसिएशन की, इस तरफ लगाते थे? आयुष से जरा पूछा जाए, डेप्रिसिएशन किस तरफ लिखता था, इस तरफ या इस तरफ? क्रेडिट साइड। फिर सर डेबिट साइड। डेबिट साइड लगता था डेप्रिसिएशन। सर क्रेडिट साइड सर। नहीं, आयुष कह रहा है डेबिट साइड लगता था। हाँ सर, क्रेडिट क्रेडिट। आप मुझे एक बात बता दो ना, डेप्रिसिएशन से मशीन की वैल्यू बढ़ती है या घटती है? घटती है सर। तो घटती है तो क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, एसेट के डेबिट साइड में लिख दोगे तो सर बढ़ने वाली चीज नहीं हो गई। तो यहाँ पर डेबिट का मतलब है एसेट बढ़ रही है, और एसेट कब बढ़ती है? जब हम क्या करते हैं? खरीदते हैं, परचेज करते हैं। परचेज करते हैं। तो इसका मतलब कि क्या हुआ होगा, ये हमने 5,50,000 की इस साल और मशीनरी परचेज करी होगी। खुद सोचो ना, साल की शुरुआत में 20 लाख की मशीनरी थी, साल के बीच में हमने मशीन बेची भी है, उसके बावजूद हमारी मशीन बढ़ गई क्लोजिंग में, तो कैसे बढ़ी होगी? खरीदी होगी ना। आप खुद सोचो, साल की शुरुआत में 20 लाख की मशीन थी, साल के एंड में 25 लाख की मशीन है, और हमने बल्कि बेची भी है। और तो खुद इससे पता चल जाता है यार बढ़ कैसे गई होगी, खरीदी होगी ना, बेचने के बावजूद भी बढ़ रही है, तो क्या हुआ होगा? खरीदी होगी। तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, इतना तो मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गया होगा जो मैंने लेजर बनाया है। अब मैंने आपको क्या बताया है, जब भी लेजर बनाएंगे, जब भी लेजर बनाएंगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग तो हो जाएंगे खत्म, ये वाले अमाउंट फिर कहीं नहीं आते। जब भी याद रखना, जब भी आपने अगर किसी का भी लेजर बना दिया तो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बेकार हो गए, अब वो कहीं नहीं आएंगे। अब मेरा आप लोगों से सवाल है, अब हमारे पास 3 फिगर बचती हैं, ये वाली, ये वाली और ये कहाँ कहाँ जाएंगी? एक एक करके आप लोगों से पूछता हूँ, मुझे बताना। ये 5,50,000 कहाँ जाएंगे आप लोगों के हिसाब से? बताओ जरा मुझे। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जानी चाहिए। वेरी गुड। ये कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये लो क्या सर, है? हाँ सॉरी, परचेज है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है ये। और इसका जो अमाउंट आएगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा 5,50,000 प्लस में या माइनस में? प्लस में। प्लस में सर। माइनस में। माइनस में सॉरी। मशीन परचेज आउटफ्लो। करी है तो कैश का क्या हुआ होगा? कैश का आउटफ्लो हुआ होगा आउटफ्लो। जब हमने मशीन परचेज करी होगी। फिर बात करते हैं, ये 15,000 कहाँ जाएंगे? ये 15,000 का बताओ कहाँ जाएंगे? ऑपरेटिंग। ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएंगे, हमने मशीन सेल करी है भाई साहब, तो सेल ऑफ मशीन भी इन्वेस्टिंग में जाती है। परचेज ऑफ मशीन या परचेज ऑफ फिक्स एसेट अगर इन्वेस्टिंग में जाती है तो सेल ऑफ फिक्स एसेट भी इन्वेस्टिंग में जाती है। फॉर्मेट जो मैंने क्लास डाली हुई है जिसमें मैंने पूरा फॉर्मेट सिखाया और बताया कि कौन सी चीज़ कहाँ जाती है, तो उसमें सेल ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग में जाती है। ढंग से ज़रा याद कर लो आप लोग। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिंग में जाएगी।
15,000 रुपये प्लस में लिखूंगा या माइनस में लिखूंगा, ये बता दो बस मुझे। सर प्लस में लिखेंगे, प्लस में क्यों? क्योंकि पैसा जब आया। हमने मशीन सेल करी होगी तो हमारे पास पैसा आया होगा। और बात करते हैं ये कहाँ जाएगा 35,000 रुपये, ये 35,000 रुपये कहाँ जाएंगे जो कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, ज़रा कोई बताएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कहाँ जाएगा? फॉर्मेट याद होगा तो एकदम से बता दोगे तुरंत। ऑपरेटिंग। वेरी गुड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये प्लस होएगा या माइनस होएगा? सर लॉस है तो माइनस होगा। तो क्या लिखेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लस। फिक्स्ड एसेट, और प्लस में अमाउंट आ जाएगा 35,000 रुपये। और किसी को अगर समझ नहीं आया कि ये लॉस प्लस में क्यों जाएगा, तो आप मेरी वो वाली वीडियो सर देख इसकी लो, वजह तो से उसमें मैंने नेट प्रॉफिट अच्छे से बिफोर क्लियर टैक्स करा है। कम आ रहा होगा। हाँ नहीं, कम नहीं आ रहा होगा। जब हमने हमारी मशीन जो बुक में मशीन हमारी कितनी लिखी होगी, जो हमने बेची है ना 15,000 की, वो मशीन बुक में कितनी लिखी होगी? 50,000 लिखी होगी ना हमारे बैलेंस शीट में। इसकी वैल्यू कितनी लिखी होगी? 50,000 लिखी होगी। और जब 50,000 की मशीन मैंने 15,000 की बेच दी, तो मैंने 50,000 की मशीन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितने रुपए लिख दी? 15,000 लिख दी। तो 50 की चीज़ मैं 15 लिख रहा हूँ, तो 35,000 रुपये अपने आप मेरा लॉस रिकॉर्ड हो नहीं गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में? और ये फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी माइनस हो रखा होता है क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो इसलिए वापस प्लस करेंगे इसको। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी इन्वेस्टिंग में 35,000 रुपये हमारे हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि जब 50,000 की चीज़ मैंने 15 की उतारी, तो अपने आप 35,000 का लॉस जो रिकॉर्ड हो ही गया अपने आप, इसलिए यहाँ प्लस करेंगे। फिर भी डिटेल में वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है जब मैंने कैश फ्लो का फॉर्मेट बताया था सेकंड क्लास में। तो जो कैश फ्लो की सेकंड क्लास है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ प्लस होती है और माइनस होती है और क्यों होती है। विद मतलब मैंने लॉजिक आप लोगों को वो बताया हुआ है। तो इसलिए ये तीनों आइटम कहाँ कहाँ जाएंगे मैंने बता दिया। ये जाएगा इन्वेस्टिंग में माइनस होएगा, ये 15,000 इन्वेस्टिंग में जाएगा प्लस होएगा, ये 35,000 ऑपरेटिंग में जाएगा प्लस होएगा। ये है आपकी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड आपकी एडजस्टमेंट। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में एक और एडजस्टमेंट दी होती, मान के चलो एक एडजस्टमेंट और दी होती यहाँ पर, क्योंकि इसी से रिलेटेड है इसलिए पूछ रहा हूँ। लिखा होता डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा होता? डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ₹60,000 लिखा होता। तो क्या करते? 60,000 का क्या करते? सर क्रेडिट साइड पे लिख देते, सर वेरी क्रेडिट गुड, साइड तो हम भेज यहाँ देते। लिख देते बाय डेप्रिसिएशन 60,000 रुपये, और फिर यहाँ का टोटल करते, यहाँ लिखते, और फिर इसमें से माइनस कर देते। वो तो फिर आपका परचेज निकल आता जो भी अमाउंट आता है ना। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे 60,000 आ जाते, यहाँ का टोटल चेंज हो जाता, वही यहाँ लिख देते, और फिर दिस माइनस दिस करते, तो यहाँ जो भी अमाउंट आता बट वो होता परचेज ही। तो इस 60,000 को कहाँ लिखते फिर? जो डेप्रिसिएशन लिखा है हमने 60,000, ये 60,000 कहाँ लिखते फिर? क्योंकि ये 4 फिगर सर आते फिर। ऑपरेटिंग में वेरी गुड, ऑपरेटिंग में क्या करते हैं इसको? डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं ऑपरेटिंग ऐड। में? वेरी गुड, ऐड करते हैं। रीज़न जानना है तो आप क्लास सेकंड ज़रूर देखो। किसी ने अगर सेकंड क्लास नहीं देखी कैश फ्लो स्टेटमेंट की तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि कैश फ्लो की अगर सेकंड क्लास आपने नहीं देखी तो फिर आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। तो इसलिए सेकंड क्लास जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट की मैंने डाली हुई है यूट्यूब पे, उसको ज़रूर देखना, तभी ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। मैंने आपको उस दिन बोल दिया था कि अगर आपने वो सेकंड क्लास समझ ली अच्छे से तो आपका 50% चैप्टर क्लियर हो गया, 50%। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन यहाँ ऐड हो जाएगा 60,000 रुपये। ठीक है, तो ये अपना डेप्रिसिएशन का भी मैंने बता दिया क्या होगा। और एक इसमें ना फिक्स्ड एसेट में एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता है। अभी उसको मैं छोड़ रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा हो, एडजस्टमेंट में एक दूसरी एडजस्टमेंट बता रहा हूँ पहले, अगर एडजस्टमेंट में लिखा हो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000, इसका क्या करेंगे ज़रा बताओ? इसका क्या करेंगे? बहुत आसान है, आप लोग बता सकते हो, सोच के बताओ। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ, और इंटरिम डिविडेंड क्या होता है मैं बता चुका हूँ। साल के बीच में जो कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। इसका क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसका कुछ करेंगे क्या?
या नहीं करेंगे? जब नेट प्रॉफिट बिफोर हाँ टैक्स सर जोड़ देंगे। वहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा, डिविडेंड पेड कहाँ जाते हैं सारे, कहाँ की आइटम है ये डिविडेंड पेड? ऑपरेटिंग। सोच लो, ऑपरेटिंग। एनपीबीटी कहाँ जाता है, एनपीबीटी कहाँ जाता है एट द एंड? ऑपरेटिंग। तो दो बार प्लस करोगे वहाँ पर, एनपीबीटी में भी प्लस कर दोगे, फिर उसको ऑपरेटिंग में लिख दोगे, फिर ऑपरेटिंग में भी प्लस कर दोगे। सर ये इसमें फाइनेंसिंग में जाएगा ये? फाइनेंसिंग में प्लस होएगा कि माइनस होएगा? फाइनेंसिंग में माइनस होगा सर ये। वेरी गुड। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, मतलब हमने डिविडेंड पे करा है। डिविडेंड पे करने का मतलब क्या है कि कैश का आउटफ्लो हुआ है, और कैश का आउटफ्लो हुआ है इसलिए क्या होगा, ये माइनस होएगा। कहाँ पर? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हम जब शेयर इशू करते हैं तो डिविडेंड पेड भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए। और फिर हम एनपीबीटी में प्लस क्यों करते हैं, एनपीबीटी में हम इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि हमने फाइनेंसिंग में इसको माइनस कर दिया है, तो हम एनपीबीटी में भी ये माइनस हो रखा होता है, तो वहाँ का इफेक्ट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे प्लस करते हैं। मैं ये सारे रीज़न मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सारे रीज़न मैंने सेकंड क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट की बताए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि फिर वो खींचने वाली बात है। आप वो सेकंड वाली क्लास देख लोगे तो आपको सब क्लियर हो ही जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये वाली एडजस्टमेंट भी कई बार आ जाती है एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ। एनपीबीटी में प्लस होएगा, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं। क्या करेंगे इसको, एनपीबीटी में प्लस करेंगे, जो एनपीबीटी की कैलकुलेशन करेंगे उसमें ऐड कर देंगे ये इंटरिम डिविडेंड को। ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। किस नाम से? इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से, वहाँ माइनस कर देंगे 10,000 रुपये। ठीक है जी, ऐसे इसकी एडजस्टमेंट होएगी। क्लियर है? इस वाली एडजस्टमेंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ता हूँ एक बार। कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अगर क्वेश्चन में डिबेंचर होगा तो, या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कुछ भी दे रखा होगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर दे रखे हैं या लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखे हैं या कुछ भी दे रखा होगा, लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इज़ ₹15,000, तो क्या करेंगे इसका? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लोन या किसी और नाम से, कुछ भी नाम से हो सकता है, कोई डिबेंचर हो, लोन हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, 15,000 रुपये दे रखे हैं। इसका, इस एडजस्टमेंट का हम क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट पे करा है ना हमने, इंटरेस्ट, हाँ, कहाँ जाएगा? आयुष बोल रहा है कुछ। फाइनेंसिंग में तो माइनस करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो इसको माइनस कर देंगे 15,000 रुपये। इंटरेस्ट पेड के नाम से, इंटरेस्ट पेड के नाम से 15,000 माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। और ऑपरेटिंग में प्लस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने वहाँ पर, अगर आप सेकंड क्लास देखोगे, वहाँ लिखवाया हुआ है कि इंटरेस्ट पेड वहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, क्यों होता है, रीज़न फिर वही है। एक तो फिर से कहूँगा सेकंड क्लास देख लो, और थोड़ा सा जल्दी में बताऊँगा क्या है वो रीज़न। कि इंटरेस्ट पेड आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस कर दिया ना, तो फिर ऑपरेटिंग में भी वो माइनस हो रखा है, तो इसलिए प्लस करेंगे, क्योंकि दो दो जगह माइनस थोड़ी करेंगे। जब वो यहाँ माइनस हो गया है और ऑपरेटिंग में वो ऑलरेडी माइनस हो रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो ऑलरेडी माइनस हो रखा है, तो इसलिए वहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ 15,000 माइनस करेंगे, यहाँ 15,000 प्लस करेंगे। ओवरऑल आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक जगह 15,000 माइनस हो गया, एक जगह 15,000 प्लस हो गया। तो वैसे आपका मैथमेटिकली आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन ट्रीटमेंट तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर नहीं दिखाया तो नंबर कटेंगे। ठीक है जी।